हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 6 केंद्र सरकार कंप्लीट हो गया है। हमने देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चूँकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें कार्य करती हैं, इसलिए हमने चैप्टर 6 के तहत केंद्र सरकार के 3 अंगों को समझा। केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसे कि संसद कहा जाता है, संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा के गठन को हमने समझा, इनकी कार्य व शक्तियों को भी देखा। इसी के साथ ही केंद्रीय कार्यपालिका के तहत हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का अध्ययन किया और न्यायपालिका के तहत हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन व इसके कार्य क्षेत्र को समझा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने केंद्र सरकार का अध्ययन किया था, आज हम नए चैप्टर नंबर 7 राज्य सरकार के तहत हम राज्य स्तर पर सरकार के इन्हीं तीनों अंगों का अध्ययन करेंगे। राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। और आज फर्स्ट वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं राज्य की व्यवस्थापिका को। क्या कहा जाता है राज्य की व्यवस्थापिका को? राज्य की व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे राज्य के विधानमंडल का, और विधानमंडल में भी जो प्रथम सदन होता है विधानसभा, उसके संगठन को, उसके गठन को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संरचना को, कि जिस तरह से केंद्र सरकार की संरचना होती है, राज्य सरकार की क्या संरचना होती है। तो राज्य सरकार के भी वैसे ही अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका शासन की नीति निर्धारित करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने का कार्य करती है, साथ ही न्याय प्रदान करने का कार्य भी करती है। व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जैसा हमने संसद की संरचना में देखा था ना, अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। और विधानमंडल के कितने अंग होंगे? विधानमंडल के 3 अंग होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, जबकि अधिकतर जो राज्य हैं उनमें विधानमंडल का एक सदन विधानसभा ही पाया जाता है। ऐसा आखिरकार क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यह राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया कि वो राज्य की विधानमंडल के दूसरे सदन का निर्माण करना चाहें या न चाहें। ये उन्होंने राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य अपने संसाधनों को देख ले कि क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन हैं, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है कि यह उस सदन का जो खर्चा है उसको वहन कर सके, या फिर अगर उस राज्य को आवश्यकता महसूस होती है कि उसके दूसरा सदन होना चाहिए तो वह इस सदन की स्थापना कर सकता है। यानी पूरी तरह से राज्य के विवेक पर इसे छोड़ा गया है। इसलिए हम देखते हैं कि संसद तो अनिवार्यतः द्विसदनीय होती है, 2 सदन उसके तो होते ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन विधानमंडल अनिवार्यतः द्विसदनीय नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही राज्यों में द्विसदन है। अधिकतर राज्यों में जो विधानमंडल है यह एक सदनीय होता है। यानी अधिकतर जो राज्य हैं उनमें विधानसभा का ही अस्तित्व पाया जाता है। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 सदन हैं, यानी जिनमें विधान परिषद भी है। अगर हम देखें ऐसे राज्य कौन से हैं, तो वर्तमान में ऐसे राज्य 5 हैं। पहले इन राज्यों की संख्या 7 हुआ करती थी। तो हम देखेंगे कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें जो हट गए हैं 7 वाली लिस्ट में से, और वर्तमान में कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साथ ही तेलंगाना। इन 5 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। अब वो कौन से हैं जिनमें हटाया गया है? उनमें है जम्मू कश्मीर। क्यों हट गया है?
बता चुकी हूँ मैं आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2019 में राज्य का दर्जा उसका समाप्त करके संघीय क्षेत्र बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त करके, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, तो 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिए गए हैं। इसलिए अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। और दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में हम देखें तो आंध्र प्रदेश में पहले भी 2 बार इसी तरह से विधान परिषद को सर्जित किया जा चुका है और हटाया जा चुका है। फिर उन्होंने दोबारा से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अब वहाँ विधान परिषद का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस आशय का वहाँ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में प्रक्रियाधीन है। ठीक है, यहाँ विधानसभा से ये प्रस्ताव जा चुका है, तो ये प्रक्रियाधीन अभी चल रहा है राजस्थान का। तो अभी मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो 5 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। अच्छा, हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है विधान परिषद के कि भाई समाप्ति भी हो सकती है या बनाया भी जा सकता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 169 है, अनुच्छेद 169 है। अनुच्छेद 169 में साफ लिखा गया है कि यदि राज्य की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि विधानसभा का सृजन किया जाना है या विधान परिषद का सृजन किया जाना है या फिर पहले से विधान परिषद वहाँ पर कार्य कर रही है तो उसको समाप्त किया जाना है। इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा जब अपने विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत मतलब कि कुल सदस्यों का बहुमत, साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि वह इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है सृजन का या समाप्ति का, तो फिर संसद इस पर आवश्यक क्रिया करेगी। ठीक है, आया समझ में? अब ये हमें कॉमन सेंस के लिए जानना जरूरी था कि कैसे यह एक सदनीय होती है व द्विसदनीय होती है। तो हमें आर्टिकल 168 को ध्यान रखना है, 169 को ध्यान रखना है, इसी के साथ ही 170 को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे विधानसभा का। उससे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं संविधान के भाग 6 में 168 से लेकर 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य के विधानमंडल के गठन का, इसके कार्यकाल का, इसके विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? भाग 6 में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। ठीक है, क्लियर? अनुच्छेद 168 जैसा कि मैंने बताया, इसमें विधानमंडल का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल से, साथ ही कुछ राज्यों में 2 सदनों से, जबकि कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। कि जरूरी नहीं है कि सब में 2 सदनीय हो सकता है कि जिन राज्यों में 1 सदन हो तो वहाँ पर सिर्फ विधानसभा से और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनेगी, और जहाँ पर 2 सदन है तो वहाँ विधान परिषद भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अनुच्छेद 168 में इसका प्रावधान किया गया है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक विधानसभा के गठन के बारे में। अब विधानसभा के गठन को हम समझेंगे इसकी सदस्य संख्या के साथ कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए यानी विधायक चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उनके वेतन कौन उठाएगा, है ना, उनको शपथ कौन दिलाएगा, ये पूरी जो विधानसभा की संरचना है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं विधानसभा की सदस्य संख्या। ये तो हमने देख ही लिया कि यह विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। जैसे कि लोकसभा होती है ना, संसद की प्रथम व लोकप्रिय सदन, ठीक वैसे ही विधानसभा होता है। लॉजिक वही होता है कि इसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके प्रतिनिधि आते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम MLA कहते हैं, और हिंदी में अगर हम देखें तो उनको कहेंगे विधायक। ठीक है, तो MLA की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं प्रतिनिधि, जिन्हें हम चुनाव करके भेजते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं MP। बताया था ना, मास्टर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर?
तो जो विधानसभा है, विधानसभा में हम डायरेक्ट विधायक चुनते हैं, डायरेक्ट एमएलए चुनते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय सदन है, क्योंकि वो लोग फिर हमारे प्रति, जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अब व्यवस्था हमने देख ही ली कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना बताई गई है। संरचना मतलब कि भाई कितने सदस्य होंगे और कम से कम कितने होंगे। तो अधिकतम हम देखते हैं कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है ना वो 500 हो सकती है, अधिक से अधिक 500 से ज़्यादा कहीं भी किसी भी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या नहीं होगी। और कम से कम हम देखें तो कम से कम 60 तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद कैसे है कि कुछ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है ना, और सिक्किम, साथ ही गोवा, इनके लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 60 नहीं होगी, बल्कि इनके लिए जो सदस्य संख्या न्यूनतम निर्धारित की गई है वो है 30, कि कम से कम 30 होनी चाहिए। और व्यवहार में अगर हम देखें ना, प्रैक्टिकल में, तो सबसे जो इनमें से कम है, पूरे जो राज्य हैं भारत के, उनमें सबसे कम विधानसभा में संख्या है वो है सिक्किम। सिक्किम की विधानसभा सदस्य संख्या मात्र 32 है। और जो आप देख रहे हैं गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इनकी है 40। तो इनकी क्या प्रावधान कर दिया कि भाई कम से कम 30 होनी चाहिए, इन 3 राज्यों को छोड़कर बाकी की न्यूनतम 60 होनी चाहिए, सिर्फ इनकी 30 हो सकती है। ठीक है। अब चुनाव कैसे होंगे? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि चुनाव के लिए राज्य में, जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उस राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा भौगोलिक आधार पे। भौगोलिक आधार पे कैसे बांटा जाएगा? उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात लिया जाएगा। ठीक है। उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात लेकर के फिर उनको, राज्य की जनसंख्या का और भौगोलिक क्षेत्र का अनुपात लेकर के उनको अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। ठीक है। अब स्थानों के आरक्षण की बात करते हैं कि जिन सीटों पर चुनाव होता है, हम देखते हैं कि विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब ये किस किस के लिए आरक्षित की गई हैं? तो 2 वर्ग के लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। एक बच्चों हम देखते हैं SC ST को आरक्षण, दूसरा हम देखते हैं आंग्ल भारतीय सदस्यों को आरक्षण। तो दोनों की एक बार व्यवस्था समझते हैं, क्योंकि सीटें तो हमने देख ली कि अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। ठीक है। अब स्थानों के आरक्षण को समझते हैं। तो संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, संविधान में क्या बताया गया है कि राज्य की जितनी जनसंख्या है भाई, उसके अनुपात निकाल के आप प्रत्येक राज्य में SC ST की सीटों की व्यवस्था करोगे। संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। और यह आरक्षण की व्यवस्था हर 10 साल, मतलब हर बार 10-10 साल बढ़ाई जाती है संशोधन के माध्यम से। तो अभी यह व्यवस्था जनवरी 2020 तक के लिए थी 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है वापस से 10 साल के लिए। अभी हाल ही में 2020 में ही इसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से जो दूसरे आरक्षण की व्यवस्था की गई है आंग्ल भारतीय समुदाय की, कि राज्यपाल अगर उसको लगता है कि उसके राज्य में कोई आंग्ल भारतीय कम्युनिटी रह रही है, ये आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, मैंने आपको लोकसभा में पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी मदर तो अनिवार्य रूप से भारतीय थी, लेकिन जो पिता थे ना वो यूरोपियन मूल के थे, पिता हों, दादा हों, परदादा हों। ठीक है। और वो लोग यहाँ पर कई समय से निवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आंग्ल भारतीय समुदाय कहा जाता है। तो इसमें ये व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 333 के तहत कि किसी भी राज्य में जो आंग्ल भारतीय सदस्य है ना, उनको मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ये व्यवस्था की गई थी। और ये व्यवस्था भी सेम थी कि 10-10 साल तक के लिए इनको बढ़ाया जा रहा था। और 2020 में इनकी भी लिमिट क्या हो गई थी भाई, 2020 तक ही यह व्यवस्था थी। तो अब हम देखते हैं कि जो SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 334 में, कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनको विधानसभा में इनकी सीटें आरक्षित रहेंगी। और अगर कोई कैंडिडेट इन सीटों पे से चुनाव लड़ना चाहे कि जो SC के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं या अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, यदि वह इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो ये आवश्यक है
कि वो उसी कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, खुद एससी कैटेगरी का होगा तभी वह उस कैटेगरी की सीट पर चुनाव लड़ पाएगा। क्लियर। तीसरा हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि इतने इतने लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, ये सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों को किस विधि के माध्यम से चुना जाएगा, क्योंकि हमने देखा निर्वाचन की दो विधियां मुख्यतः भारत में अपनाई गई हैं, एक तो साधारण बहुमत की विधि और एक हमने देखा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। तो इसमें साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है। जनता डायरेक्ट वयस्क मताधिकार के आधार पर इन प्रतिनिधियों को चुनती है। अब ये वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अगर भारतीय रेफरेंस में देखें तो यहाँ 18 साल की आयु डिसाइड की गई है कि 18 साल की आयु वाले व्यक्ति, 18 साल या ऊपर वाले, उनको वोट देने का, मत देने का अधिकार है और वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वोट दे करके अपने इन प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तो हमने देखा कि विधानसभा का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष चुनाव से होगा इनके सदस्यों का, साथ ही वयस्क मताधिकार से होगा, वह साधारण बहुमत की पद्धति से होगा, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे उसको ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी राज्य में आंग्ल भारतीय सदस्य की एक सीट चली आ रही है तो फिर उसका मनोनयन होगा, आंग्ल भारतीय जो सदस्य है ना उसका इस विधि से निर्वाचन नहीं होगा यदि राज्यपाल उसका मनोनयन कर रहा है तो। ठीक है, अब ये जो सभी निर्वाचन क्षेत्र थे, मैंने बताया कि भौगोलिक आधार पे अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब की बार विधानसभा चुनाव हो ना तो गौर करना कि आप कौन से निर्वाचन क्षेत्र से वोट देने जा रहे हो। तो इसमें ये होता है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एकल सदस्य होने चाहिए, यानी एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कभी भी एक निर्वाचन क्षेत्र से दो उम्मीदवार विजेता घोषित नहीं होते हैं, एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार विजेता घोषित होगा। यदि हम राजस्थान विधानसभा का उदाहरण लें तो 200 सीट है, तो पूरा जो निर्वाचन पूरा राजस्थान है, पूरे राजस्थान को 200 क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार विजेता घोषित होगा जो कि एमएलए के रूप में विधानसभा में कार्य करेगा। ठीक है, ये हमने इनकी निर्वाचन की पद्धति को समझा। आगे देखते हैं कि ये सदस्य जो कि चुनाव लड़ रहे हैं इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधायक बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता कैंडिडेट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कि सभी में आती है अनिवार्य विशेषता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और जब हम विधान परिषद देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही अंतर है विधानसभा में और विधान परिषद में आयु का, उसमें आयु बताई गई है न्यूनतम 30 कि इतनी तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वह भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो। जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक है उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, यानी उनके अधीन कोई वेतन न प्राप्त कर रहा हो, कोई लाभ कोई भत्ते नहीं प्राप्त कर रहा हो, वह पागल घोषित नहीं हुआ हो और न ही दिवालिया घोषित हुआ हो। ये भी कंडीशन बताई गई है कि न पागल घोषित किया गया हो उसे और न ही दिवालिया घोषित किया गया हो न्यायपालिका के द्वारा। इसी के साथ ही उसमें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए कि समय समय पर अगर कोई अलग से कंडीशन ऐड की जाती है तो वह उनको भी पूरी करे। ठीक है, जैसे कि जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 उसके द्वारा भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि जो व्यक्ति अगर SC/ST की सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनिवार्यतः उसी वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, और जिस राज्य की विधानसभा से सदस्य चुनाव लड़ना चाह रहा है उसी राज्य की विधानसभा की जो मतदाता लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए। तो ये कुछ आवश्यक जो शर्तें थी ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा भी निर्धारित की गई थी और ये कुछ अनिवार्य तो हमने देख ही ली। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि कोई व्यक्ति चुन लिया गया है विधायक के तौर पर और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। तो बच्चों हमारे ये चैप्टर 7 अंकों का है,
तो 2 अंकों के हिसाब से हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, समझाइए। तो हम देखते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति एक साथ विधानमंडल के दोनों सदन, अगर किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और व्यक्ति दोनों ही सदनों के लिए चुन लिया जाता है, या फिर वह एक साथ संसद के किसी सदन के लिए चुन लिया जाए और साथ में विधानसभा के लिए भी चुन लिया जाए, तो वह एक साथ 2 पदों पर नहीं रह सकता है, उसे एक पद की सदस्यता से त्यागपत्र देना ही होगा। कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। ठीक इसी तरह विधानमंडल व संसद दोनों के लिए चुन लिया जाता है, तो भी वह एक साथ इन दोनों का सदस्य नहीं रह सकता है, उसे एक से तो त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, यानी दोहरी सदस्यता वह नहीं उठा सकता, दोहरे रूप में कार्य नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन है अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व, है ना, पूर्व है ये, बिना पूर्व अनुमति के 60 दिनों तक विधानसभा की जो बैठक हो रही हैं, विधानमंडल की जो बैठक हो रही हैं, उनमें वह व्यक्ति अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है कि भाई आप बिना सूचित किए, सदन को पूर्व में सूचित किए बगैर ही अनुपस्थित हो, और अब्सेंट चलते चलते आपको 60 दिन हो गए हैं, तो वह सदन आपके पद को रिक्त घोषित कर सकता है, आपको अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। 2 कंडीशन हमने देखी। नेक्स्ट कंडीशन है कि हमने कुछ योग्यताएं देखी थी, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु इतनी होनी चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। सपोज करो, अनुमान लगाओ कि यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है या वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, तो क्या उसमें वो योग्यता बाकी रही जो कि डिसाइड की गई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं रही ना। तो ऐसी स्थिति में सदस्य बनने के पश्चात यदि कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो भी उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट बात आती है कार्यकाल की, कि भाई विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा। तो याद करो लोकसभा को, क्या कहा था हमने लोकसभा के बारे में कि कार्यकाल अनिश्चित है। सामान्यतः यह 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक वो ही कंडीशन है विधानसभा की कि सामान्य इसका कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन यदि मुख्यमंत्री अनुरोध करे तो राज्यपाल इसे समय से पहले भी, यानी 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। अब भाई मुख्यमंत्री क्यों अनुरोध करेंगे? जब मुख्यमंत्री को ये लगेगा कि हमारी पार्टी का बहुमत खिसक रहा है, तो हमारी पार्टी के पास अब बहुमत नहीं बचा है, हमारी सरकार जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह राज्यपाल को अनुरोध कर सकता है और राज्यपाल उसे समय से पूर्व भंग कर सकता है। हालांकि इस पर कुछ कंडीशंस भी हैं कि राज्यपाल अपने विवेक का भी उपयोग कर सकता है, तो वो ज़्यादा डीप में हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि सामान्यतः 5 वर्ष और इसे समय पूर्व राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि समय से पहले भंग हो सकती है, तो इसका कार्यकाल भी बढ़ सकता है। और कार्यकाल बढ़ेगा कब? जब राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। आपातकाल के दौरान संसद कानून के द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो कि एक बार में 1 साल से अधिक नहीं होगा। यानी एक बार में 1 साल आराम से विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि आपातकाल समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो 6 माह से अधिक अवधि तक यह जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है ये जारी नहीं रहेगा। 6 माह के अंदर अंदर नई विधानसभा के चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 माह की अधिक अवधि तक ये बढ़ा हुआ कार्यकाल जारी नहीं रहेगा। ये हमने समझा विधानसभा के कार्यकाल को। अब बात करते हैं विधानसभा के पदाधिकारियों को। जैसे हमने देखा लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी तरह से ही विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका चुनाव विधानसभा अपने सदस्यों में से ही करती है। जैसे हम क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, 2 या 3 उम्मीदवार हाथ खड़ा करते हैं, हमें भी मॉनिटर बनना है, मुझे भी बनना है। हम किसे चुनते हैं? जिसको ज़्यादा
वोट मिलता है, जिसके पक्ष में ज़्यादा छात्र समर्थन करते हैं। भाई अलग अलग विधि से बनते हैं, कई बच्चों का परफॉर्मेंस देख के भी बनाते हैं कई क्लास टीचर, और कई इस तरीके से भी बनाते हैं जैसे मैंने बताया। तो जो ये दूसरा तरीका है, उस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है अपने सदस्यों में से ही, जिनको बहुमत मिलता है, जिनका ज़्यादा समर्थन मिलता है, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये देखो, इन दोनों का चयन विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अब बात आती है कार्यकाल की, कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा। अरे भाई उतना ही होगा जितना कि विधानसभा का होगा। अगर विधानसभा सामान्यतः 5 साल आराम से चल रही है, तो ये भी इनका कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे, कोई भी कारण हो गया है, उनका व्यक्तिगत कारण हो गया है, कुछ भी कारण हो गया है, तो वो किसे अपना त्यागपत्र देंगे, यानी अपने पद को छोड़ना चाह रहे हैं तो वो किसे संबोधित करेंगे, तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। और अगर विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना पद त्याग करना चाह रहे हैं तो वो अपना त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को, यानी एक दूसरे को दे देते हैं। अध्यक्ष देना चाह रहा है, उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है, अध्यक्ष को देगा। इन दोनों को विधानसभा के द्वारा हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? अगर विधानसभा सदस्यों को लगे कि ये ठीक ढंग से अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कारण हो, तो विधानसभा सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करके इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि चुन कौन रहे थे? विधानसभा के सदस्य ने चुना था, तो हटाएंगे कौन? विधानसभा के सदस्य ही हटाएंगे यदि कार्यकाल से पूर्व में हटाना हो। लेकिन ये एक कंडीशन जोड़ी गई है कि इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना कम से कम जिसको हटाया जा रहा है, अध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो उपाध्यक्ष को, कम से कम 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाए कि भाई आपको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, फिर उनको सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पे हटाया जा सकता है। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन हमारा आ सकता है 2 नंबर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। जिस तरह से मॉनिटर क्लास में शांति व्यवस्था बनाए रखता है यदि टीचर नहीं आए हैं तो, है ना, तब तक, उसी तरह से जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ये सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखते हैं, सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से सुचारू रूप से संचालित करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये देखिए, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चलती रहे उस कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदन में शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई हंगामा ना हो, सभी अनुशासन में रहें, यह सुनिश्चित करता है। इसी के साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। जैसे हमने देखा था संसद में किसके पास था? लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष डिसीजन लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और हमने समझा धन विधेयक किसे कहा जाता है? जिसमें राजस्व, राज्य की जो आय है व्यय है उससे संबंधित जो पूरा होता है, राज्य की आय से कर संग्रहण से संबंधित जो होता है उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक। ठीक है, तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्योंकि अगर कर लगाए जाएंगे या कर बढ़ाए जाएंगे तो उनका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा? जनता पर। और जो जनता का सदन है वो क्या है? विधानसभा। तो जनता का सदन होने के नाते विधानसभा को ज़्यादा पावर मिलेगी धन विधेयक में, और विधानसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। सदन का कोई भी सदस्य विधानसभा का जो अध्यक्ष है उनकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है, उनकी पूर्व आज्ञा लेना जरूरी है। सदन की कार्यवाही में अगर कोई असंसदीय भाषा प्रयुक्त हुई है, कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो विधानसभा अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उन शब्दों को हटा लिया जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यह सदन की कार्यवाही भी निश्चित करते हैं।
प्रश्नों को स्वीकार करते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको स्वीकार करते हैं, और यदि कोई प्रश्न नियम विरुद्ध हैं तो उनको अस्वीकृत करने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। इसी के साथ ही जब सदन में मतदान करवाया जाता है, अलग विषयों पे जब मतदान की स्थिति बनती है तो यह मतदान संपन्न करवाता है। मतदान संपन्न करने के बाद परिणाम की घोषणा करता है। अरे भाई, मतदान होता है, जैसे कोई अगर विधेयक लाया गया है, उस विधेयक पर हो सकता है मतदान करवाया जाए जब उस पर सहमति न बने, ठीक है। तो सामान्यतः मतदान में परिणाम की घोषणा करता है, उसे वोटिंग का पावर नहीं मिला होता है, यानी सदन के सभी सदस्य वोटिंग कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर। तो विधानसभा अध्यक्ष का सिर्फ इतना सा कार्य है कि वो जो मतदान की प्रक्रिया है वहाँ पर वो संपन्न करवाए, और मतगणना के बाद जो परिणाम है कि भाई किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े हैं, तो उसके आधार पर वह डिक्लेयर करता है रिजल्ट। उसको खुद वोट देने की अधिकार नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन हो जाए कि बराबर के मत पड़े, पक्ष में भी उतने ही मत आए और विपक्ष में भी उतने ही मत आए, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को विशेष पावर प्राप्त है कि वह निर्णायक मत दे सकता है। सामान्यतः उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है जिससे कि वो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सके, क्योंकि अध्यक्ष का पद एक तरह से वही है कि जो घर में मुखिया होता है, सबको घर का मुखिया जो होता है किसी के प्रति भी पक्ष नहीं रखता है, निष्पक्ष होकर के पूरे परिवार को चलाता है, ठीक वैसा ही आशा की गई है विधानसभा अध्यक्ष से। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मत में भी उतने ही, जो पक्ष में भी उतने ही मत पड़ रहे हैं और विपक्ष में भी, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। इसी के साथ ही वह दल बदल संबंधी याचिकाओं का भी निर्णय देता है, यानी जब किसी विधायक के द्वारा, मतलब वो चुनाव लड़कर आया है किसी पार्टी से और कुछ ही दिनों में वो अपनी दल चेंज करके दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसी दल बदल संबंधी कुछ याचिकाएं आती हैं तो वह उन पर निर्णय करने का भी अधिकार रखता है। तो बच्चों, हमने आज राज्य की जो विधायिका है उसको समझा। विधायिका में राज्य की विधायिका, जिसे विधानमंडल कहा जाता है, विधानमंडल के प्रथम और लोकप्रिय सदन विधानसभा की संरचना को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम विधानसभा को प्राप्त कार्य व शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।